तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे एक नए टॉपिक के बारे में, जो है पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि आता है द कंपनी रूल्स के अंडर में। हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया कि कौन कौन से चेंजेस और कौन कौन से नियम उसके उस टाइम पे आ चुके थे, उस एक्ट के अंदर आए थे। तो अब देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर कौन कौन से नए नियम और कुछ नए जो रूल्स आए थे उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ये पता कीजिए और सबसे पहले ये जान लीजिए कि सबसे पहले पिट्स इंडिया एक्ट को प्रेजेंट किसने किया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट को प्रेजेंट किया था विलियम पिट ने, जो कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्होंने प्रेजेंट किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। और तभी हम इसको कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ओके, क्लियर। उसमें उन लोगों ने क्या क्या चीज़ की थी, उन लोगों ने उसमें एक चीज़ की थी कि कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को डिवाइड किया था, पॉलिटिकल फंक्शंस और कमर्शियल फंक्शंस को डिवाइड कर दिया था, और उनके ऊपर नज़र रखने के लिए इन लोगों ने अलग अलग बोर्ड्स का निर्माण किया था, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, आपने पढ़ा होगा लास्ट लेक्चर में, रेगुलेटिंग एक्ट के लास्ट पॉइंट में दे रखा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का निर्माण किया जाएगा, जो रिपोर्ट सेंड करेगा लंदन के अंदर, अगर आपको याद हो तो। वही चीज़ सेम यहाँ पे क्रिएट की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब दोनों में कुछ चीज़ स्पेसिफिकेशन थी, क्या थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, उसके तो जो मेंबर्स होंगे वो होंगे ईस्ट इंडिया कंपनीज के, और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर के मेंबर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अपने रिपोर्ट को सेंड करेंगे। और एक चीज़ थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के अंदर मेंबर्स तो कोई भी हो सकते हैं, मेंबर्स कोई मतलब जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर काम करते होंगे, जो उनके मंत्रीज होंगे, ओके, जो वहाँ पे रूल्स कर रहे होंगे, वो वाले सारे के सारे मिनिस्टर यहाँ पे काम करेंगे, और वो लोग यहाँ पर रिपोर्ट बनाएंगे और वो रिपोर्ट सेंड करेंगे क्राउन को। कहाँ पे? डायरेक्ट क्वीन को, क्राउन को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी सारी रिपोर्ट्स को यहाँ पे वो सबमिट करेंगे। क्लियर यहाँ पे? अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखने को मिली होगी, यहाँ पे डबल गवर्नमेंट बन गई है। एक गवर्नमेंट वो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी रिपोर्ट सेंड कर रही है, और एक वो है कि जो अपना सारा रिपोर्ट क्राउन को रिप्रेजेंट करते हुए डायरेक्ट क्राउन को भेज रही है। बट इसमें एक और चीज़ की इसने स्पेसिफिकेशन की थी, स्पेसिफिकेशन ये की थी क्योंकि हमने रेगुलेट एक्ट में पढ़ा था कि इनको दीवानी एक्ट के कारण 2-3 चीज़ों में ज़्यादा पावर मिली थी। पहली पावर थी कि रेवेन्यू वाले डिपार्टमेंट में, दूसरी थी कि जस्टिस डिपार्टमेंट में, और दोनों में उनको फुल पावर मिल चुकी थी। बट यहाँ पे इन लोगों ने, इससे जो क्राउन शासन था, उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पास से वो पावर को छीनने के लिए उन लोगों ने एक स्मार्ट वर्क किया। उन लोगों ने क्या कहा कि सारे जो सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू, इन तीनों के ऊपर जो कोई भी टैक्सेस ऐड करने होंगे, कुछ जो न्यू रूल बनाने होंगे, वो सारे की सारी पावर्स हमारी रहेंगी, और वो लाइफ टाइम हमारी पावर्स रहेंगी। जब तक हमारी सरकार रहेगी तब तक हम इनको पढ़ाएंगे, तब तक हम ही इनको सब कुछ चीज़ करेंगे। हमारी पास लॉ बनाने की पावर रहेगी, और लॉ को इम्प्लीमेंट कौन कराओगे? तो तुम लोग कराओगे। मतलब इनडायरेक्टली इनके पास सिर्फ उतनी रिपोर्ट आएंगी कि इन लोगों ने कहा कि तुम्हें ये करना है, मतलब इनको वो चीज़ करनी पड़ेगी। ये वो चीज़ बन के रह चुके थे। इनको रिपोर्ट तो सेंड करनी है, इनको हर वो चीज़ करनी जो ये लोग कर रहे हैं, बट ये लोग कहीं ना कहीं इनके अंडर में इनडायरेक्टली आ चुके थे। तो मेन पावर किनके पास थी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के पास सारी की सारी पावर्स धीरे 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 वो अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। ठीक है, ये हो चुका था आपका पहला पिट्स इंडिया एक्ट। इसके अंदर मेन पॉइंट्स ये थे, 1784 के अंदर ये हुआ था। अब इनके कुछ अमेंडमेंट आए, कुछ चेंजेस आए, कुछ और सुधारे आए। वो क्या क्या आए थे? तो एक्ट ऑफ 1786 के अंदर और चेंजेस आए। कौन आए? तो लॉर्ड कॉनवे आए। लॉर्ड कॉनवे की 2 डिमांड्स थी। लॉर्ड कॉनवे की 2 डिमांड की, पहली डिमांड की कि जो काउंसलिंग्स हैं, काउंसलिंग मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसलर। अब तुम लोग याद करो, पहला लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो पहला बने थे, विलियम वॉरेन हेस्टिंग, सॉरी, ओके, वॉरेन हेस्टिंग। उनके पास क्या पावर्स थी कि वो लोग डिसीजंस तो ले सकते हैं, बट उनको 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग का जो निर्णय होगा वो उनको स्वीकारना पड़ेगा, वो भी उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो चीज़ का। बट यहाँ पे लॉर्ड कॉनविंग ने ये एक्सेप्ट किया। उन लोगों ने ये डिमांड की कि भाई जो एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग की जो मेंबर्स की जो मीटिंग्स होगी और जो उन पे डिसीजंस होंगे, मैं उनके ऊपर ओवरराइड कर सकता हूँ। अगर मुझे लगेगा कि मैं उनके डिसीजंस अच्छे हैं, मुझे लगता है कि मैं एक्सेप्ट करने लायक हूँ डिसीजन को, मैं एक्सेप्ट करूँगा, अदरवाइज मैं इनको निकाल दूंगा। किसको? मेंबर्स को निकालेगा नहीं। उस टाइम पे जो कोई भी विवाद चल रहा होगा, उस टाइम पे कुछ भी जिस भी टॉपिक चल रहा होगा, किसी भी जगह पे उनकी राइट की जरूरत होगी,
उसको लगेगा कि नहीं ये लोग गलत है, मैं सही हूँ, तो मैं उस टाइम पे उनकी डिसीजन को ओवरराइड कर सकता हूँ। ठीक है, पहला उन लोगों ने ये डिमांड किया। किसने डिमांड की? लॉर्ड कॉर्नवेल ने डिमांड की। उनकी दूसरी डिमांड ये थी कि मैं ही सब जगह का, पूरे इंडिया का और लंदन का, सब जगह का मैं ही कमांडर इन चीफ गिनाऊंगा। चाहे मैं नौकरी इंडिया में करूं, चाहे लंदन में करूं, चाहे इंग्लैंड में करूं, कहीं पे भी करूं, पर मैं ही कमांडर इन चीफ गिनाऊंगा। ये एक ही बार बने हैं। मोस्ट ऑफ पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ एक ही टाइम पे दो ओहदों को कौन यूज़ कर रहा था, मतलब एक ही टाइम पे दोनों पोस्टिंग को कौन यूज़ कर रहा था, तो एक ही नाम आएगा, लॉर्ड कॉर्नवेल। ओके, एक और चीज़ कि इनके बनने के बाद ये चीज़ दूसरा कोई नहीं बना, क्योंकि हम हमेशा जब नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे आगे जो एक्ट आएंगे उसके अंदर बताया गया है कि इन लोगों को अलग कर दिया था बाद में, इनका स्पेसिफाई कोई अलग से डिपार्टमेंट बना दिया था, वहाँ का मिनिस्टर या फिर वहाँ के जो लीडर्स होते हैं वो अलग बना दिए गए थे। उसके बाद एक और चीज़ आती है, उसके बाद भी और चेंजेस आते हैं। अब वो चेंजेस क्या आते हैं? वो चेंजेस आते हैं एक्ट ऑफ 1793 के अंदर। इस एक्ट के अंदर क्या आता है? जो 4 मेंबर्स थे, जो इनके बारे में हमने ऊपर बात की, एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग मेंबर्स थे, इनकी पावर्स को और कम किया गया, और इनकी पावर्स को कम करके पावर्स किसको दे दी गई? पावर्स दे दी गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी गई। सारी की सारी पावर्स उनको दे दी गई कि आपको जो डिसीजन ले लो, बस वो 4 जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ नाम के हैं, अब उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। इट्स ओके, वो रहे ना रहे वो एक बराबर है। और क्या क्या किया गया? और उनको मोस्ट पावर्स दी गई, गवर्नर जनरल को और पावर दी गई कि आप मद्रास के ऊपर भी अपना थोड़ा सा पावर रख सकते हो और बम्बई के ऊपर भी अपना पावर धीरे धीरे आप जमाते जाइए। ये सब कुछ हो रहा था इन सुधारों के अंदर। हाँ, ये सारी चीज़ें आती हैं पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर ही, और ये इसके कुछ सुधारे हैं, मतलब अमेंडमेंट है, कुछ चेंजेस धीरे धीरे करते गए, वो चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इन लोगों ने ट्रेड मोनोपोली के लिए और 20 साल तक एक्सटेंड किया। याद रखना ये लास्ट टाइम था एक्सटेंड करने का, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट आ जाएगा आपका चार्टर एक्ट। ठीक है, इसलिए याद रखना कि लास्ट टाइम ट्रेड मोनोपोली को एक्सटेंड किया गया था 20 साल के लिए यहाँ पे, इसके तुरंत बाद आ जाएगा चार्टर एक्ट। और लास्ट एक चीज़ थी, वो क्या थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स और उसके सर्वेंट और उसका स्टाफ, वो सब लोग को जो पैसे मिल रहे थे वो अभी तक लंदन गवर्नमेंट से उनको पैसे आ रहे थे। जो यहाँ पे काम कर रहे थे उनको सारे के सारे पैसे लंदन गवर्नमेंट से, क्राउन से मिल रहे थे। बट इस ट्रीटी के अंदर जो एक्ट ऑफ 1793 आया, इसके अंदर उन लोगों ने एक चेंज किया। उन लोगों ने क्या चेंज किया? उन लोगों ने ये कहा कि अब से तुम लोग जो अपना रेवेन्यू लोगे, जो टैक्स तुम वहाँ से इंडिया से ले रहे हो, उसी टैक्स के ऊपर से तुम अपना सारा का सारा कामकाज चलाओगे इंडिया के अंदर। तुम्हें लंदन से कोई भी पैसा नहीं मिलेगा आज के बाद। तो ये था पूरा पिट्स इंडिया एक्ट, जिसने ओवर रूल कर लिया धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे भी करके निकालने के लिए। और हम आगे के चैप्टर्स में और आगे के पार्ट्स में देखने वाले हैं कि किस तरीके से कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने किस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनीज थी, उसको धीरे धीरे निकाल दिया और अपना पूरा शासन ला दिया। ठीक है, वो देखते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट पॉइंट, जो कंपनी रूल्स का एक लास्ट पॉइंट आ जाता है, जहाँ पे आता है चार्टर एक्ट, जो मैं लास्ट अभी आपको एंडिंग में बताया था कि 20 साल के बाद चार्टर एक्ट आ ही रहा है। तो ये रहा वो चार्टर एक्ट जो आया था आपका 1813 में, 1813 में आया था ये आपका चार्टर एक्ट। इसके अंदर क्या था? तो कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई थी और इसके 3 प्रकार आए थे, ये 1, 2 और 3, ये 3 चीज़ें आई थी डिफरेंट वे में, और सबके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट था। तो पहले देखते हैं इसके अंदर क्या था। तो मैंने आपको पहले बताया था लास्ट पॉइंट के अंदर कि ट्रेड मोनोपोलीज जो थी, वो जो क्राउन रूल थे वो चाहते थे ख़त्म करने के लिए, तो उन लोगों ने यहाँ पे ख़त्म कर दी। तो ट्रेड मोनोपोली उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी उनकी ख़त्म कर दी यहाँ पे आ गया। बट उन लोगों ने भीख मांगी कि सर भाई सरकार कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। तो उन लोगों को कहा कि चल ठीक है, तुझे एक चीज़ दी। वो चीज़ क्या थी? तो उन लोगों को दिया गया कि चलो भाई जो चाय का व्यापार होगा वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। दूसरी चीज़ कि जो चाइना के साथ तुम ट्रेड करने वाले हो वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है। अब देखो यहाँ पे चाइना का ट्रेड मतलब तुम सिंपल एक चीज़ समझो, लंदन यहाँ है, चाइना यहाँ है और ये है अपना इंडिया। ठीक है, लंदन से कोई चीज़ आनी थी तो यहाँ पे आती थी, बट मोस्ट ऑफ चीज़ हम लोग यहाँ से भेज ही रहे थे। ठीक है, और वो लोग क्या कर रहे थे, इंग्लैंड में जो लोग यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स जो हमारे ऊपर राज कर रहे थे उस टाइम पे, उन लोगों ने दिमाग लगाया हुआ था। उन लोगों ने क्या दिमाग लगाया था कि रॉ मटेरियल भी यहाँ का, ज़मीन भी यहाँ की,
प्रोडक्शन भी यहाँ का, हर वो चीज़ वो यहीं पे उगा रहे थे। मतलब कि चाय को यहीं पे उगाना है, यहीं पे बनाना है, और यहीं पे सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ पैकिंग वैकिंग सब कुछ यहाँ पे, बट उन्हें भेजना कहाँ पे, चाइना के अंदर। मतलब कि जो चीज़ यहाँ पे हो रही थी वहाँ का इंडिया का कोई फ़ायदा ना हो के इनका फ़ायदा हो रहा था, और वो लोग सारा का सारा पैसा कहाँ भेज रहे थे, लंदन भेज रहे थे। ये यूं चल रहा था सर्कल। पर यहाँ से लंदन से चाइना कुछ जा नहीं रहा था। सिंपल चीज़ थी कि पब्लिक यहाँ से यहाँ जा रही थी, चाइना से ट्रेड कर रही थी, बट यहाँ का पैसा इंडिया नहीं आ रहा था, इंडिया के थ्रू वायर डायरेक्ट लंदन पहुँच रहा था। ये चीज़ थी जो क्वीन, जो क्राउन शासन था, जो वहाँ का ब्रिटिश पार्लियामेंट था, उसको पता था कि ये कंटिन्यू रखो तो हमारे कहीं ना कहीं एक इनकम का सोर्स कहीं ना कहीं बाहर से, आउट स्टेट से या फिर आउट ऑफ कंट्री से एक सोर्स चलता रहेगा। उन लोगों ने इसको स्पेसिफाई रखा और इसको स्टार्ट रखा, इसको ओपनिंग रखा। इसलिए उन लोगों ने कहा कि ठीक है, तुम्हें 2 ऑपरेशन दी जाती है। पहली चीज़ कि तुम टी का प्रोडक्शन और टी का जो ट्रेडिंग है आपको कर सकते हो, दूसरा आप चाइना के साथ जो आपको ट्रेड करना है वो ट्रेड करते रहो, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने अलाउड की कि क्रिश्चियंस कम्युनिटी को कहा कि तुम अपना इंडिया के अंदर आके अपना प्रचार करो, अपने रिलीजन्स को लोगों को तक पहुंचाओ, लोगों को समझाओ कि भाई हमारा रिलीजन बहुत अच्छा है, ये है। और कहीं ना कहीं 1858 का जो कॉन्फ्लिक्ट था ना, जो फर्स्ट फ्रीडम फाइट कह सकते हैं हम बनी, फर्स्ट इंडिपेंडेंट फाइट जो हमने कहीं ना कहीं शुरू की थी, वो यहीं से शुरू हुई थी। और हाँ, इसके अंदर 2-3 चीज़ें हुई थी, कैसी कि अपना ये जो गन वाली बात थी कि भाई गन के अंदर वो चर्बी मिल रही है, गाय की चर्बी मिल रही है, सूअर की चर्बी मिल रही है, वो सब कुछ भी कहीं ना कहीं वो एक रीज़न था कि 1858 का जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर शुरू हुई थी इंडिया के लिए, वो यहीं से शुरू हुई थी। और उसका मेन रीज़न कहीं ना कहीं ये भी था कि जो क्रिश्चियंस लोग थे वो लोग कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर हावी होते जा रहे थे। अपने कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए, अपने शासन को बढ़ाने के लिए वो लोग इंडिया वालों को, हिंदू मुसलमानों को बांट रहे थे एक तो, और बांटने के बाद एक दूसरे के खिलाफ उनको भड़का रहे थे, और भड़काने के बाद वो लोग समझा भी रहे थे कि तुम्हारा धर्म तो ऐसा है, तुम्हारा धर्म ऐसा है, एक काम करो तुम क्रिश्चियन बन जाओ। तो वो भी धीरे धीरे प्रेशर में आ रहे थे, इंडियन पब्लिक भी। तो कहीं ना कहीं वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो चुका था 1858 के अंदर। अब जब 1858 के अंदर शुरू हुआ तो उन लोगों को लगा कि भाई ये ऑलरेडी हिंदू प्रजा है, ये मुसलमान प्रजा, इन लोगों ने आज तक शास्त्रों और बुद्धिस्ट और इन सब के ज्ञान उनको मिला है, एक काम करते हैं हम इनको बाहर का ज्ञान देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। तो लोग नया टर्म लेके आए। उन लोगों ने क्या कहा, हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन देंगे। और वेस्टर्न एजुकेशन मतलब जो लंदन के पब्लिक पढ़ रही थी ना, जो लंदन में बैठी बड़ी पब्लिक, जो अमीर पब्लिक को पढ़ रही थी, उनको कहा गया कि तुम इंडिया आओ और इंडिया के अंदर आके, इंडिया के अंदर जो हमारा है, जो हम पढ़ाते हैं इंग्लिश है, जो आज पढ़ा रहे हैं वही चीज़ आप जाके इंडिया के अंदर पढ़ाओ। तो जो इंडिया की पब्लिक थी, जो इंडियन स्टूडेंट्स थे, इंडियन जो ग्रेजुएट लोग हो रहे थे, उन लोग कहाँ से ग्रेजुएट हो रहे थे, तो वेस्टर्न स्कूल से ग्रेजुएट हो रहे थे। वेस्टर्न एजुकेशन उनको दिया जा रहा था कि किस तरीके से अलग अलग धर्म के बीच में अपना कॉन्फ्लिक्ट कराओ और कहीं ना कहीं अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ो, जो कि आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको हमेशा कहीं ना कहीं आप लड़ लेते हो उस चीज़ से। बट इन सब एजुकेशन फील्ड के अंदर वो दिखाया गया था कि तुम्हारा मतलब हिंदू धर्म नीचे है और वेस्टर्न बहुत ऊपर है, ये लोग स्पेसिफाई कर रहे थे अपने एजुकेशन के रूप से। बट रियलिटी में ऐसा कुछ था नहीं। ये इंडायरेक्टली उनको एक मोनोपोली चलाई थी इंडिया के अंदर, जिसके कारण कि पब्लिक डिवाइड रहे, हमेशा कभी एक ना हो पाए, ठीक है। उसके बाद था कि जब यहाँ पे 1858 के जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए ना, तो उनको एक चीज़ समझ में आ गई थी कि कहीं ना कहीं अगर हम हमारा वर्चस्व और हमें हमारी पावर्स को कंटिन्यू रखना है ना, तो हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी। हमको ना लोकल गवर्नमेंट्स को ये कहना पड़ेगा कि तुम टैक्स लेना शुरू कर दो। क्या कहा कि आज तक तो सिर्फ ब्रिटिशर्स लोग ही टैक्स ले रहे थे, उसके पहले मुगल लोग ही टैक्स ले रहे थे। बट अब यहाँ पे इन लोगों ने एक चीज़ टर्म की ली। इन्होंने कहा कि एक काम करते हो, थोड़ी सी पावर, कहीं ना कहीं थोड़ी पावर, जरा सी पावर हम लोग क्या करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट्स को दे देते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट उस टाइम गवर्नमेंट थी नहीं, मतलब इंडियन लोकल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ नाम के हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ लोग काम करते थे राजा रजवाड़े वाले, ठीक है, ये बात याद रखना। रिप्रेजेंटेटिव वो लोग थे जो इनडायरेक्टली इनके चमचे थे, ये वही लोग थे राजा वाले, कि कहीं ना कहीं ये लोग इनके चमचे थे और जो इनके चमचे बनना नहीं चाहते थे, बट सिचुएशन के कारण उनको वो चीज़ एडजस्ट करनी पड़ी और वो लोग उन्होंने इसको अपना लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम टैक्स बैक्स ले सकते हो और तुम टैक्स लेना शुरू कर दो, ठीक है। ये हुआ था 1813 के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। और इसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ समझा दी, ये वाला भी जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर की शुरुआत हुई थी यहाँ से, वो बता दी मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे इस साइड पे कि चार्टर एक्ट
1833 के अंदर भी कुछ चेंजेस हुए थे। तो उसके सबसे बड़ा चेंजेस हुआ जो मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में आई थिंक सबको आता होगा, सबको पूछा भी जाता होगा और सबको लगभग आता भी होगा। तो जो नए स्टूडेंट हैं उनके बता दूं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो लास्ट टाइम बना उसको चेंज करके हमने क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। अब उसको फुल पावर दे देगी पूरे इंडिया की, ठीक है। अब एक और चीज़ पूछी जाती है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग था, ठीक है, याद रखना वो चीज़। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बना था। कब, तो चार्टर एक्ट 1833 के टाइम पे बना था, ओके। दूसरी चीज़ मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाई थी, जो हमने लास्ट अभी रेगुलर एक्टिंग पढ़ के हम आए थे, उसमें मैंने आपको बताया चीज़ कि बॉम्बे के पास से और मद्रास के पास से धीरे धीरे पावर्स को खींचा जा रहा था। जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना तब भी थोड़ी सी पावर ले ली थी, बट अब तो डायरेक्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुका था। मतलब इनडायरेक्टली इनको कोई पावर्स नहीं दी जा रही थी। बॉम्बे के और मद्रास के पास से सारी पावर्स को ले लिया गया, उनको कहा गया कि तुम हो ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते उस चीज़ को लेकर। इसके पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब बना था तब उनके पास एक पावर थी, बॉम्बे और मद्रास के पास छोटी सी पावर थी। वो छोटी सी पावर ये थी कि आपको कोई छोटा मोटा कोई लॉ बनाना हो ना, सपोज कि कोई छोटा मोटा लॉ बना दिया, जैसे कि हेलमेट वाला जो चलता रहता है अभी, ब्लैक कांच वाला कोई ना कोई चलता रहता है, ऐसे छोटे मोटे लॉ जो बनाने होते हैं उन लॉ को परमिशन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने उस टाइम पे दी थी। मतलब हेलमेट वाला मत समझना, कुछ और वहाँ पे दी थी, मतलब छोटे मोटे वो स्पेसिफिकेशन करके उनको दी थी कि आप वो कर सकते हो। बट अब क्या हुआ, जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुका था, मतलब कि पूरी पावर उसकी इंडिया के अंडर आ चुकी थी, क्या वो जो बोलेगा इंडिया के अंदर वो चीज़ कंपलसरी करनी पड़ेगी। तो उस रीज़न से बॉम्बे और मद्रास के पास भी लॉ मेकिंग पावर चली गई। अब उनके पास लॉ मेकिंग की पावर भी नहीं रही थी। मतलब अब बॉम्बे और मद्रास सिर्फ और सिर्फ नाम के पुतले थे, यहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ नाम के रह चुके थे कि हाँ भाई हायर स्टेट्स हैं, हायर वैल्यूज़ हैं, बहुत अच्छे राज्य हैं और अच्छे से उनको शासन चल रहा है, बट इनके पास पावर तो ना के बराबर थी। एक और चीज़ हुई, अब क्या हुआ, तो एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाएगी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे शासन होता है खत्म मीन्स कि जो कंपनी का जो कॉमर्शियल वैल्यूज़ होती हैं उनको ओवर कर दिया जाता है कि अब इनका कोई इतना ट्रेडिंग के अंदर इतना कुछ कॉम्पिटिशन था नहीं, तो उनको ख़त्म कर दिया गया। और इसी टाइम पीरियड के अंदर देखो स्टूडेंट्स यहाँ मोस्ट ऑफ कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत हुई, जो सिविल सर्वेंट की एग्जाम की शुरुआत हुई थी, कुछ लोग ये कहते हैं कि 1833 में हुई, बट नहीं, 1833 के अंदर इसका प्रस्ताव रखा गया और इसको वॉरेन हेस्टिंग और उसकी पूरी कमेटी ने इसको बर्खास्त किया था, इसको मना किया था कि नहीं ये हमें नहीं करना है, ये करेंगे तो कहीं ना कहीं इंडियन पब्लिक हमारे डिपार्टमेंट के अंदर घुसेगी। और इंडिया को पब्लिक को नहीं चाहते थे कि भाई डिपार्टमेंट के अंदर कहीं ना कहीं इंडियन पब्लिक को डाला जाए। ये कहीं ना कहीं एक वो चीज़ होती है कि अगर आपने किसी इंसान को अंदर डाल दिया तो वो समझ जाएगा कि भाई तंत्र कैसे चल रहा है। तो लोग चाहते ही नहीं थे कि भाई इंडिया को भी पता चले कि हम लोग किस तरीके से सरकार चला रहे हैं, हम लोग किस तरीके से उनके ऊपर टैक्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरह नेगेटिव टैक्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो चाहते ही नहीं थे कि वो हमको पता चले। तो उन लोगों ने पहले विरोध किया, इन लोगों ने विरोध किया तो 1833 के अंदर ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कैंसिल किया गया। ये सेम प्रस्ताव नेक्स्ट चार्टर में आया। नेक्स्ट चार्टर कब आया था, तो चार्टर आया था 1853 के अंदर, 1853 के अंदर, फिर से कहता हूँ 1853 के अंदर आया था। और इस चार्टर एक्ट के अंदर बताया गया था कि आप अब ओपन सिविल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, ओके। 1854 के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। मोरले कमेटी थी, इस कमेटी ने अलाउड किया गया कि भाई ठीक है, हमने पूरी रिसर्च कर ली है कि इंडियन एजुकेशन उस कैपेबलता है। हालांकि उस टाइम पे भी हम लोग उस कैपेबल के इंसान थे कि भाई हम लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते थे, बट उस टाइम को इन लोगों ने 1 साल लिया रिसर्च के लिए और 1 ईयर के बाद उन्होंने अपनी कमेटी के अंदर वो रिपोर्ट को जमा किया और ये कहा गया कि हम लोग इंडिया के अंदर भी ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम, मतलब सिविल सर्वेंट की जो एग्जाम्स होती है हम उसके लिए भी अप्लाई करवा सकते हैं इंडियन पब्लिक से लेके, ठीक है। अब यहाँ तक ये आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई ये याद रखना कि यहाँ पे सिर्फ रिपोर्ट मंगाया या कुछ कहा नहीं था, सिर्फ एक पॉइंट प्रेजेंट किया था जो लंदन से आया था और इन लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया। इन लोगों ने यह मना कर दिया था 33 के अंदर। 20 साल के बाद फिर से आता है
तब उसके ऊपर फिर से राय होती है। इसके अंदर कहा जाता है कि आप कमेटी बनाइए, कमेटी का रिपोर्ट सेंड करिए और रिपोर्ट के ऊपर स्पेसिफाई कीजिए कि इंडियन पब्लिक उसके लेवल की है। तब मोरले कमेटी ने ये डिसाइड करते हैं कि भाई 1854 के अंदर बताया जाता है कि भाई हम लोग अब सिविल सर्वेंट के एग्जाम्स को इंडिया के अंदर ले सकते हैं, जिसके अंदर इंडियन पब्लिक भी बैठ सकती है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, उसके बाद वो लास्ट पॉइंट दिया था, क्या दिया था कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया। ओके, अब धीरे धीरे अब वो चाहते थे कि अगर हम इनको अपने शासन के अंदर ला रहे हैं, मतलब देखो अब जो एग्ज़ाम ये पास करके जाएंगे वो लोग क्या कहलाएंगे, एग्जीक्यूटिव कहलाएंगे। एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं, देखो दो टर्म आती है, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ पहले से ही। एक आती है लेजिस्लेटिव, एक आती है एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव वो लोग होते हैं जो लॉ बनाते हैं, और एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना, लॉ को चलाना, ये किसके हाथ में होता है, तो एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ। तो सिविल सर्वेंट के जो एग्जाम्स थी वो इनको दी जा रही थी एग्जीक्यूटिव के रूप में, ना कि लॉ मेकर के रूप में। आज हम देखते हैं कि सपोज इट की पॉलिटिक्स आती है, तो पॉलिटिशियंस क्या होते हैं, जो विधानसभा सांसद सभा होती है या लोकसभा राज्यसभा है, जो वहाँ पे जो हायर लेवल के ऊपर जो सपोज कोई रूल बना है, एनी रूल समझ लो, कोई भी रूल समझ लो कि एक 1 नंबर का कोई रूल बन चुका है, तो उसमें दो चीज़ें आती है, एक होती है पॉलिटिक्स वाले, एक आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ। तो पॉलिटिक्स का काम क्या होता है, जो पॉलिटिशियन क्या करते हैं कि रूल्स को बनाते हैं, रूल मेकर्स हैं। ओके, बट वो कभी ये ना पब्लिक के सामने जाके ये नहीं कहते कि हमने ये रूल बनाया, चलो अब से मैं तुम्हारे पर रोज़ ध्यान रखूँगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा। नहीं, वो काम किसका होगा, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ का होगा। मैं सबको सिंपल समझाता हूँ कि सपोज इट हेलमेट का कायदा है, हेलमेट का कोई नियम है, अब वो यहाँ से ऊपर जो सेंट्रल लेवल पे जो सरकार बैठी उसने नियम कर दिया कि भाई हेलमेट पहनना कंपलसरी है, वरना अगर आपको 1000 रुपीज़ का चालान आपको भरना पड़ेगा। अब पॉलिटिशियंस ने और सरकार ने ये बना दिया, बट इसको इम्प्लीमेंट करना किसके हाथ में होगा, तो पुलिस के हाथ में होगा, और यही लोग होंगे एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ। तो हम लोग यहाँ की वही बात कर रहे हैं। इन लोगों ने ये कहा कि हम लोग इनको एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के अंदर बिठाएंगे, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है हम उसके अंदर बिठाएंगे इन लोगों को। इन लोगों ने कहा ठीक है, और इन लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट में ये भी स्पेसिफाई किया कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया। लोकल रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो हमको यहाँ पे पहले बताया था कि आप लोग राजा रजवाड़े टैक्स ले सकते हो, और यहाँ पे एक और स्पेसिफिक कर दिया 20 साल के बाद, सॉरी 40 साल के बाद, क्या बताया कि यहाँ के जो लीडर्स होंगे, जो राजा रजवाड़े होंगे, वो लोग भी अब इलेक्शन में लड़ सकते हैं। भाई याद ना, इलेक्शन टर्म को कोई यूज़ नहीं किया गया। इनको कहा गया कि आप हमारे साथ लॉ मेकिंग में आ सकते हो, बट आपके डिसीजंस को बहुत इग्नोर किया जाएगा। आपके डिसीजंस को इतना इग्नोर किया जाएगा कि आप रहो ना रहो, सिर्फ नाम के हो। आपको यहाँ पे आके बैठना है, सिर्फ एक नाम के लिए बैठना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे कोई काम है ही नहीं। सो ये है पूरा चार्टर एक्ट, जिसके अंदर हमें कुछ ना कुछ पॉइंट मिले, जिन पॉइंट्स को हम आज भी याद करते हैं, और इन पॉइंट्स के कारण ही आज हमारा कहीं ना कहीं एक बंधारण का एक पॉइंट है जो आगे हम पढ़ेंगे इन फ्यूचर, वो आपको यहीं से मिलेगा। पहली चीज़ आपको मिलेगी यहीं वाली, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को अलग करना। ठीक है, कि बनाएगा कोई और उस पर इम्प्लीमेंट करवाएगा कोई और इंसान। ठीक है, तो ये पूरा आपका चार्टर एक्ट, और यहाँ पे आपका खत्म होता है द कंपनी रूल्स। याद रखना, यहाँ पे आपका खत्म हुआ द कंपनी रूल। अब इसके बाद आपका स्टार्ट होगा द क्राउन रूल। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।